अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने विटामिन्स पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे नमकियात मतलब मिनरल्स और सॉल्ट्स भी कह सकते हैं इन्हें, और वाटर। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आज हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। उर्दू वालों को पहले पढ़ा रही हूँ, सो सभी अटेंटिव हो जाएं प्लीज़। नमकियात क्या होते हैं? नमकियात का इन्होंने सबसे पहले किरदार बताया। ठीक है, ये नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर बहुत से नमकियात पाए जाते हैं। जिस्म के हर हिस्सा, बाफ्तों, हड्डियों, खुलियात वगैरह के लिए नमकियात की बहुत अहमियत है। खुलियात सेल्स, बाफ्तें बताया हुआ है, सिक्रीशंस, और हड्डियाँ आपको पता ही है। नमकियात की गैर मौजूदगी में जिस्म की तमीर दुरुस्त तौर पर नहीं होती। यही बताया है कि नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं, फिर तामीर के लिए ज़रूरी होते हैं, और हड्डियों, बाफ्तों और खुलियात के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, जिस्म के अंदर चंद नमकियात ज़्यादा मकदार में दरकार होते हैं और कुछ नमकियात कम मकदार में दरकार होते हैं। जो ज़्यादा मकदार में दरकार होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम मकदार में दरकार होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जिस्म के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, फलाद, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के नमकियात मौजूद होते हैं। ठीक है, कैल्शियम 1, फास्फोरस 2, आयोडीन 3, फलाद 4, सोडियम क्लोराइड 5, कार्बोनेट 6, मैग्नीशियम 7 एंड पोटेशियम 8। इधर सिर्फ 8 बताए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश वालों की बुक के अंदर ज़्यादा बताए हैं। उन्होंने माइक्रो और मैक्रो दोनों को मिला के बताया हुआ है। वो भी आप लोग देखेंगे, जब मैं उन लोगों को पढ़ाऊँगी तब आप लोग वो भी सुनोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ें इसमें कम लिखी होती हैं तो वो वहाँ से आप ऐड कर लो। जो इंग्लिश वालों के पास कुछ चीज़ें कम लिखी हैं वो आप उर्दू वालों के पास से ऐड कर लो। ठीक है, इसमें इन्होंने सिर्फ 3 मेरे ख्याल बताए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, फलाद और आयोडीन, 4। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम पता है आपको कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैल्शियम जिस्म के लिए बहुत अहम है। जिस्म का ढांचा जो हड्डियों पर मुश्तमिल है, इनकी साख्त और तामीर में इसका बहुत अहम किरदार होता है। ये हड्डियों के अंदर काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। कैल्शियम खून को गाढ़ा करता है और चोट की सूरत में खून को बहने से रोकता है। ठीक है, सो पहला क्या है कि ये हड्डियों की साख्त और तामीर करता है, और दूसरा क्या है कि खून को बहने से रोकता है। नेक्स्ट है, दिल की कारकर्दगी और पट्ठों के लिए भी इसकी ख़ास अहमियत है। कैल्शियम के ज़राए में दूध, अब ये ज़राए आ गए। कैल्शियम के ज़राए में दूध और दूध से बनी अशिया, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मटर और मछली वगैरह शामिल हैं। एक्सक्यूज़ मी। अगर जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए, अब कैल्शियम की कमी से होने वाली अलामात, ठीक है, हो जाए तो हड्डियों और दांतों की नशोनुमा मुतासिर होती हैं। इससे बच्चों में ख़ास मर्ज़ रिकेट्स पैदा होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से दिल के अफ़ाल में बेकायदगी आती है। खून के जमने का अमल भी मुतासिर होता है। ठीक है, जैसे पहले उन्होंने बताया कि ये खून के जमने में किरदार अदा करता है, तो ज़ाहिर है इसका उल्टा कर लोगे, कमी हो जाएगी तो खून के जमने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर हड्डियों की बीमारियां जो हैं वो होंगी। मतलब जो इसके फ़ायदे होते हैं उसकी कमी कर लो तो इसके नुकसान बन जाते हैं। ठीक है, वही फ़ायदों का उल्ट कर लो तो वो इसके नुकसान बन जाते हैं कमी होने की सूरत में। जैसे उन्होंने दिल की कारकर्दगी और पट्ठों के लिए भी ख़ास अहमियत है, तो कैल्शियम की कमी से दिल के अफ़ाल में बेकायदगी आती है। ठीक है, ऐसे फास्फोरस जो है वो भी कैल्शियम की तरह अहम है, और ये भी हड्डियों की तामीर में काम करता है। फास्फोरस अम्ल तकसीद के ज़रिए खुराक से हासिल करदा कार्बोहाइड्रेट से तवानाई फ़राहम करता है। फ़ास्फोरस खून के अंदर तेज़ाबियत और असासियत में तवाज़ुन कायम रखता है।
ठीक है। खून की पीएच को जो है वो मतलब बैलेंस रखता है, जो कि पता है आप लोगों को 7.3 समथिंग है। ठीक है। इसकी कमी से हड्डियों की नशोनुमा मुतासर होती है। ठीक है। कमी से क्या होता है कि हड्डियों की नशोनुमा मुतासर होती है, और बाकी इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है। फुलाद, फुलाद जिस्म के लिए आयरन जो है, जिस्म के लिए बहुत अहम नमक है। खून के अंदर इसका काफ़ी हिस्सा मौजूद होता है। जिस्म के अंदर हेमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। जिस्म में ये ताकत भी फराहम करता है, बेहतरीन टॉनिक की हैसियत रखता है। फुलाद के ज़राए में गुर्दे, जिगर, गोश्त, अंडे और नबातात में लोबिया, मटर, अनाज, सब्ज़ पत्तों वाली तरकारी वगैरह में फ़ुलाद पाया जाता है। अगर जिस्म के अंदर फ़ुलाद की कमी हो जाए तो इससे एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। फ़ुलाद के जिस्म में कमी होने से रंग जर्द हो जाता है, आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं, आँखें अंदर को धुंस जाती हैं। इसकी शदीद कमी से तंगी तनफ़ुस भी हो सकता है। इसकी कमी से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, हाज़मा मुतासर होता है, भूख कम लगती है। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो एंड वाले हैं ये कमी के बताए हुए हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसके फ़ायदे बताए हैं, और नंबर 2 पॉइंट्स जो हैं वो इसके ज़राए बताए हुए हैं। तो ये आप लोग इसी हिसाब से इनकी हेडिंग्स बना लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फ़ुलाद पर नोट लिखें, जैसे दर्जा झैल पर नोट लिखें, उसमें से एक फ़ुलाद लिखते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हेडिंग्स बना के लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिलें। इस तरह लिखोगे तो ये टोटल 1 पेज बनेगा। थोड़ा हेडिंग्स की सूरत में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये ज़राए हैं तो इसको लाइन में लिखने की बजाय ज़राए में गुर्दे 1, नंबर 2 जिगर, गोश्त, इस तरह करके जब लिखोगे, हैवानी ज़राए, नबाताती ज़राए, मतलब थोड़ा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर दो। ठीक है। आयोडीन जिस्म के लिए अहमियत रखने वाला सॉल्ट है, जिसमें मौजूद थायराइड ग्लैंड के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये ग्लैंड की रतूबत को बनने में मदद देता है। थायराइड से मैंने आपको पहले भी बताया, थायराइड से हार्मोन्स निकलती हैं, रतूबतें जिन्हें कहते हैं, थायरॉक्सिन, T3, T4 वगैरह सारे। ठीक है। आयोडीन जिस्म और जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इस तरह कहा जा सकता है कि इसकी कमी से जिस्मानी और जहनी नशोनुमा मुतासर हो सकती है। आयोडीन की जिस्म में बहुत कलील मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत अहम होता है। इसकी कमी से गले पर गिलड़ ज़ाहिर हो जाते हैं। गला बाहर को फूला फूला सा नज़र आता है आप लोगों को, वो गिलड़ होते हैं। जिसमें आयोडीन की कमी से बोनेपन का मर्ज़ लाहिक होता है, कद छोटा रह जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से जिस्मानी अज़ाब भद्दे हो जाते हैं, ज़ुबान सूज जाती है, होंठ मोटे होकर लटक जाते हैं। आयोडीन के हसूल का बेहतरीन ज़रिया समुद्री पौधे, मछली, अंडे, दूध वगैरह हैं। किसी हद तक सब्ज़ियों में भी मिलता है। ठीक है। इसमें इसके ज़राए बताए हुए हैं और इसकी अहमियत बताई है और कमी से होने वाली चीज़ें बताई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पानी। ग़िज़ाई अज्जा में पानी भी अहम जुज़ है। जानदारों में 70 से 90% पानी होता है। खुराक में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत आसान होगा इसलिए मैं सिर्फ़ इसको रीड करूँगी। पानी की मदद से ग़िज़ा नरम होकर हज़म के काबिल बनती है। पानी खून को पतला रखता है। खून में 80% पानी होता है। जिस्म के अंदर बहुत से अमल पानी के बगैर मुमकिन नहीं होते और जिस्म के अफ़ाल मुमकिन नहीं होते। जिस्म की हरारत ग़रीज़ी को कायम रखने में पानी का अहम किरदार है। ये पसीना वगैरह के अखराज के बाद जल्द का दर्जा हरारत नॉर्मल रखता है। मतलब पानी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है जिस्म का टेम्परेचर हरारत ग़रीज़ी को कायम रखने। हरारत ग़रीज़ी मतलब जिस्म के टेम्परेचर को कायम रखने में अहम किरदार अदा करता है। बॉडी टेम्परेचर लाइक ज़्यादा गर्मी हो जाए तो पानी पसीना आने से जो है वो नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है इंसान का 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। पानी की मदद से जिस्म के अंदर बर्क पाश मरकबात का तावन दुरुस्त रहता है। ठीक है।
खून, लिम्फ, मादा तौलीद और दीगर रतूबात के बनने में पानी की ज़रूरत होती है। पानी बज़ाते ख़ुद नमकियात होते हैं। ये गैर नामियाती अज्जा की ज़रूरत को भी पूरा करता है। पानी में नमकियात की कमी पेशी इसको हल्का या भारी बना देते हैं। पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन की हालत पैदा होती है। एक बालिग आदमी को रोज़ाना तकरीबन 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत फलों, सब्ज़ियों, मशरूबात, लस्सी, चाय वगैरह से पूरी होती है और बाकी पानी बराह रास्ता इस्तेमाल होता है। जिस्म के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाप से पानी बनता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, इनमें कुछ मिक्स होने वाली चीज़ें नहीं हैं। सभी उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जी कि जिस्म के अंदर जो है पानी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ये नर्म को ग़िज़ा को नरम करता है, खून को पतला रखता है और बहुत सारे अमाल इससे पॉसिबल नहीं है। हरारत गरीज़ी को कायम रखता है, बर्कपाश मरकबात का तावन दुरुस्त रखता है, खून, लिम्फ मतलब रतूबात जितनी भी हैं, मतलब हार्मोन्स वगैरह, सिक्रेशंस वगैरह, उन सब के बनने में हेल्प करता है। और फिर बताएं इसकी नेचर को कि इसको हल्का या भारी बना देते हैं नमकियात की कमी बेशी। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डेली कितना पानी चाहिए, 2 लीटर चाहिए। और किस किस में पाया जाता है, फलों, सब्ज़ियों, मशरूबात, लस्सी, इस तरह से, और जिसके अंदर भी बनता है। ठीक है, ये है टोटल पानी का आपका। तो अब जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले सुने अपना। सबसे पहले मिनरल्स 2 तरह के होते हैं। मिनरल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से निकलते हैं। बिकॉज दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये एनिमल्स से या प्लांट्स से नहीं निकलते। मतलब हर वो चीज़ जो नेचुरल लाइक ऑर्गेनिज़म्स से निकलती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और जो चीज़ ज़मीन से निकलती है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स आर वो मिनरल्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट्स में हमें ज़रूरत होती है, जिनकी मतलब 100 mg या इससे भी ज़्यादा पर डे। ठीक है, आगे ऊपर उन्होंने जो लिखा हुआ है CSS PCM, ये नीचे वालों की शॉर्ट फॉर्म लिखी है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। कॉपर, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, सल्फ़र, P से फास्फोरस, C से क्लोरीन एंड M से मैग्नीशियम। 6 हैं टोटल मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, CSS PCM। माइक्रो मिनरल्स के अंदर जो हैं वो ये फ्यू मिलीग्राम्स तक या चाहिए होते हैं या इससे भी कम मिक़दार में चाहिए होते हैं डेली। तो ये C3 मतलब C से बनने वाले 3 हैं, ये 12 नहीं है, ये I2 है, मतलब I से बनने वाले 2 हैं, M से बनने वाले 2 हैं, F से फिर F है, फिर S है और फिर Z है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10 है ये टोटल। ठीक है, अब मैं पढ़ के बता देती हूँ। C से बनने वाले 3 जो हैं वो हैं क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर। I से बनने वाले 2 हैं आयोडीन एंड आयरन। M से बनने वाले मैंगनीज़ एंड मोलिब्डेनम। फिर है फ्लोरीन, सेलेनियम एंड जिंक। नीचे उन्होंने बताया कि तकरीबन 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, जैसे कि लेड, मर्करी एंड गोल्ड, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टेबल ऑफ मिनरल्स मतलब कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, ये ऊपर मैक्रो वाले हैं, नीचे माइक्रो हैं। डेली रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि कितने चाहिए, और डेफिशिएंसी से क्या होता है और एक्सेस से क्या होता है। ठीक है, ये बताया हुआ है। उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे कि इससे ये जो डेली रिक्वायरमेंट दी हुई है ना, ये लाजमी लिखेंगे। ठीक है,
डेली रिक्वायरमेंट आप अपनी जो आपकी बुक में 4 मिनरल्स दिए हुए हैं उनके सामने उनकी डेली रिक्वायरमेंट लिख लीजिएगा कि रोज़ाना कितनी चाहिए, ठीक है, रोज़ाना की मिकदार। कैल्शियम जो है वो 180 से 1200 mg तक चाहिए। और डेफिशिएंसी से क्या होता है, टेटनी, ठीक है। और एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं और हाइपर टेंशन हो जाती हैं। हाइपर टेंशन कैसे कि नमकियात की कमी, नमकियात ज़्यादा हो जाते हैं खून में तो हाइपर टेंशन हो गई। किडनी स्टोन्स के इस ये जो है डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं तो किडनी स्टोन्स हो गए हैं। टेटनी के अंदर टेटनी जो है वो एक दिमाग की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसके अंदर जो है वो मसल्स जो हैं वो ट्विच कर जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं और क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स और सीजर्स, मतलब सीजर्स का बताएं, झटके लगते हैं, ठीक है। सोडियम 7 to 15 ग्राम चाहिए डेली। और इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। सल्फ़र कोई डेली रिक्वायरमेंट सेट नहीं है। ओके। डेफिशिएंसी से ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है और एक्सेस बहुत कम होती है, रेयर होती है, नहीं इसलिए नहीं लिखा हुआ। फास्फोरस 1.5 ग्राम। और डेफिशिएंसी से वीकनेस ऑफ बोन्स हो जाती हैं। क्लोरीन जो है वो 1.7 to 15 ग्राम। एसोसिएटेड विद सोडियम, एसोसिएटेड विद सोडियम मतलब सोडियम के साथ ही इसका ताल्लुक़ है, सोडियम में जो होता है वही इसमें भी होगा। मैग्नीशियम 300-350 mg। नर्वस इरिटेबिलिटी, ठीक है, नर्वस प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और एक्सेस बहुत कम होती है इसकी। मिनरल्स, क्रोमियम जो है वो ट्रेस अमाउंट्स में लेते हैं हम, बिल्कुल ही कम अमाउंट में। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कॉपर बहुत कम मिकदार में हम लेते हैं और इससे क्या होता है, विल्सन डिज़ीज़ होती है, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि विल्सन डिज़ीज़ क्या होती है। विल्सन डिज़ीज़ जो है वो कॉपर मेटाबॉलिज्म से होती है, ठीक है। मतलब कॉपर जो है वो क्या होता है कि लिवर के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और फिर रेड ब्लड सेल्स के अंदर और फिर जो है वो ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इसमें फिर मेनली क्या होता है कि जिगर जो है वो तबाह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और ज़्यादा हो जाए तो हीमोक्रोमाटोसिस, ठीक है, हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस भी बता दूँ आप लोगों को क्या होता है। हीमोक्रोमाटोसिस इज़ पैथोलॉजी इन विच आयरन एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यूज़। आयरन जो है जमा हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। स्किन जो है वो ब्रॉन्ज हो जाती है, लिवर जो है वो बड़ा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है और पैंक्रियाज में और जॉइंट्स के अंदर जो हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। डायबिटीज़ हो जाती है, लिवर बड़ा हो जाता है, स्किन ब्रॉन्ज हो जाती है और पैंक्रियाज और जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। यह है हीमोक्रोमाटोसिस। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, गोइटर गिल्लड़ को कहते हैं। और एक्सेस से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। फ्लोरीन जो है वो ये ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये बहुत ही कम मिकदार में चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो डेंटल कैरीज़,
डेंटल कैरीज़ होता है कि ये कैरीज़ नहीं है, डबल आर नहीं है, ये केरीज़ है, ठीक है। और एक ही आ रहा है, सिंगल आ रहा है। तो डेंटल केरीज़ में दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिके होता है, टूटना शुरू करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोरोसिस के फ्लोरीन की जो है वो एक्सेस हो गई है, ये होता है फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है वाटर। आप या जो वाटर का टॉपिक है उसके अंदर इन्होंने डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से क्या होता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, बस ये लिख देना है आप लोगों ने, अगर इसके अंदर ना लिखा हुआ तो। अच्छा, वाटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फूड, विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग। वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, ये फूड के बगैर कोई भी लाइफ मुमकिन नहीं है। और यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो वाटर बहुत ज़रूरी होता है। लिविंग थिंग्स कंटेन वाटर फ्रॉम 60 to 95% ऑफ देयर बॉडी वेट। All the organs, tissues and fluid of the body contain water as an essential constituent. Only a parts of the body such as bones, teeth and hair contain little water. तो इसमें आप ये भी लिख लें कि देयर इज़ 80% वाटर इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर भी 80% वाटर होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर, वाटर इज़ continuously being lost from the body as urine, as sweat, as water vapor in the gases expelled in respiration. रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने के दौरान जो गैसेस के ज़रिए भी हमारा मतलब वाटर जो है बॉडी से लॉस हो रहा है। वाटर इज़ ऑल्सो लॉस्ट इन फीसिस, ठीक है। फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड एंड अ बैलेंस मेंटेन्ड बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। मतलब बैलेंस हमें रखना होता है इनटेक और आउटपुट के अंदर। सोर्सेज ऑफ वाटर, फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब वाटर जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान भी बनता है, जैसे बॉडी के अंदर उर्दू में भी बताया हुआ है कि बॉडी के अंदर भी वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। वाटर डिफर्स द essential nutrients in that most it does not undergo chemical change in the body, whereas proteins are broken down in amino acids, carbohydrates into monosaccharides and fat into fatty acids and glycerol. Most water passes through the body unchanged. मतलब बाकी जितने भी मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे जो हैं अपने सब पार्ट्स के अंदर जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वाटर जो है एज इट इज़ जो है वो पास हो जाता है। फंक्शंस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, dissolved substances in colloidal form, remain liquid over a wide range of temperature. The property of water provides a liquid medium for thousands of reactions necessary for life. Water is required for plants to synthesize carbohydrate during photosynthesis. 24 hours intake and output of water is following, ठीक है। अब फंक्शंस में 4 फंक्शंस उन्होंने बताए हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद देता है। नंबर 2, ये सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, ठीक है। और रिएक्शंस के लिए जो है वो एज अ मीडियम काम करता है, ठीक है। फिर प्लांट्स के लिए ये भी ज़रूरी होता है। आप ये भी लिखोगे कि इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। वाटर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये भी लिखोगे कि इट बैलेंसेस द आयनिक कंपाउंड्स, और या फिर ये कह लो कि
इलेक्ट्रोलाइट्स, इट बैलेंसेस द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये उर्दू वालों से मैं कुछ चीज़ें देख के आप लोगों को बता रही हूँ। मेंटेन्स टेम्परेचर, नेक्स्ट है बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, helps in the formation of secretions, ठीक है। ब्लड थिनर, इसको थोड़ा लंबा करके आप लोग लिख लीजिएगा, इट एक्ट्स एज ब्लड थिनर, ठीक है। इट सॉफ्टन्स द फूड, सॉफ्टन्स द फूड, ठीक है। ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने फंक्शंस के अंदर, ठीक है। मैं अब इसको करने लगी हूँ साइड पे। ओके, सोर्सेज मेरे ख्याल इन्होंने बता दिए हुए हैं। हाँ, सोर्सेज बता दिए हैं फूड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है। सो इनटेक ऑफ वाटर और आउटपुट ऑफ वाटर जो है वो हम देख लेते हैं अभी। ये ज़रूरी नहीं है वैसे याद करना, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। सोर्स है फूड, ड्रिंक, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन से जो है वो जो जिस्म के अंदर खुद ही बनता है पानी, वो भी बताया हुआ है। फूड से तकरीबन 850 ml जाता है। ड्रिंक हम तकरीबन 1300 ml हमें करना चाहिए, अगर नहीं करते तो करना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स से 350 ml बनता है और आलमोस्ट एवरेज 2500 ml टोटल पानी बन रहा है। यूरिन से 1500 ml निकल रहा है। लंग्स से 400 ml डिस्चार्ज हो रहा है। स्किन से 500 ml निकल रहा है। फीसिस से 100 ml निकल रहा है। ये भी एवरेज जो है इन्होंने 2500 ml बताया है कि बैलेंस होता है इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। सो क्लास ये है, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो लाजमी पूछिएगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन को याद करें, सारा न्यूट्रिशन आज कंप्लीट हो गया। अगर कुछ और ऐड करना हुआ मैंने तो मैं कल करवा दूँगी। और न्यूट्रिशन को याद करना शुरू करें। और जैसे ही आप लोग आओगे तो फिर मैंने इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन का आप लोगों से टेस्ट लेना है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।